नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सिंटैक्स राइटर पर। मेरा नाम है प्रशांत और अभी हम जो है चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एआई के पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना कि एआई का जन्म कैसे हुआ। दूसरे भाग में हमने जाना कि उसका विंटर सेशन कैसे आया। यह है पार्ट 3 जिसमें एआई कमबैक करता है। उन्नीस सौ 70 के दशक में एआई को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से एआई विंटर स्टार्ट हुआ। लेकिन 1980 के दशक में एआई ने एक बार फिर से वापसी की, एक्सपर्ट सिस्टम्स के रूप में। तो आइए जानते हैं कैसे एआई फिर से चर्चा में आया और क्या थी इसकी प्रमुख उपलब्धियां। एक्सपर्ट सिस्टम्स जो है इंसानों की तरह निर्णय लेने वाली मशीनें थीं। एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स थे जो किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के एक्सपर्ट की तरह सोच सकते थे। इन सिस्टम्स के दो मुख्य भाग होते थे। एक होता था नॉलेज बेस, जिसमें एक्सपर्ट का ज्ञान और नियम यानी कि सारे रूल्स संग्रहित होते थे। दूसरा होता था इन्फ्रेंस इंजन, जो नियमों का उपयोग करके निर्णय देता था। इसका उपयोग मेडिकल डायग्नोसिस, इंजीनियरिंग डिजाइन और यहाँ तक कि मिलिट्री प्लानिंग में भी होने लगा। कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स थे जो कि बहुत प्रसिद्ध थे। एक था माइसिन, MYCIN। यह एक सिस्टम था जो कि मेडिकल फील्ड में इन्फेक्शन को डायग्नोस करता था और एंटीबायोटिक सजेस्ट करता था। एक था XCON। इसे डैक यानी डिजिटल इक्विपमेंट कोऑर्पोरेशन ने अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करने के लिए बनाया था और इसका इसीलिए उपयोग भी होता था। इन सिस्टम्स की सफलता ने एआई में फिर से भरोसा जगाया और कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया। एआई का 1980 के दशक में बिजनेस डिसीजंस और ऑटोमेशन में उपयोग होने लगा। एआई से जुड़ी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ने लगीं। एआई सॉफ्टवेयर बनाने वाले स्टार्टअप्स का जन्म हुआ और यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ा। कुछ देशों ने नेशनल लेवल पर एआई रिसर्च को सपोर्ट किया। इस कारण एआई को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी माना जाने लगा। लेकिन फिर कुछ समस्याएं आई। क्या थी? जैसे जैसे एक्सपर्ट सिस्टम बढ़े, उनकी कुछ सीमाएं भी सामने आई। नॉलेज को मैन्युअली एंटर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी कि एक जगह पर एक्सपर्ट्स के सारे रूल्स स्टोर किए जाते थे, तो उन्हें मैन्युअली सभी नियमों को स्टोर करना बहुत मुश्किल था। सिस्टम रिजिड थे, नया लॉजिक डालना कठिन था। वे केवल उसी डोमेन में अच्छे थे जिसमें उन्होंने ट्रेन किया जाता था। जैसे अगर कोई मेडिकल का एक्सपर्ट सिस्टम है तो वो मेडिकल फील्ड के पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए ही अच्छी तरह से काम करता था। इसके कारण 1987 के बाद फिर से एआई में उत्साह की कमी आने लगी। इन्वेस्टर्स ने फिर से फंडिंग जो है धीरे धीरे कम कर दी और एआई की प्रोग्रेस जो है धीमी पड़ गई। इस तरह एआई ने फिर से विंटर का सामना किया, जिसमें कि एआई की रिसर्च की जो गति थी वो स्लो डाउन हो गई। तो दोस्तों, यह था हमारा भाग 3, जिसमें 1980 के दशक में एआई के लिए नई उम्मीदें मिली। उसके साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से उसका विंटर दोबारा से स्टार्ट हुआ। जहां एक्सपर्ट सिस्टम थे उन्होंने कॉमर्शियल वर्ल्ड में एआई को पहुंचाया, वहीं से लिमिटेशंस ने फिर से हमें सोचने पर मजबूर किया। दोस्तों, अगले भाग में यानी कि पार्ट 4 में
हम देखेंगे कि कैसे 1990 से 2000 के दशक में मशीन लर्निंग और डेटा ड्रिवन एआई की शुरुआत हुई, जिसे आज की एआई को जिसने आज की एआई को क्या किया है, ढाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द सिंटैक्स राइटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग का उदय कैसे हुआ, यानी कि एमएल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।